नमस्कार दोस्तों, चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। जो मैंने कल पढ़ाया था, आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कल की, जैसे रिफ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। और रिफ्रैक्शन ड्यू टू मल्टीपल मीडियम, मतलब एक से ज़्यादा मीडियम है अगर, तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे आपको बताया था मैंने, ये कोई मीडियम, ये एयर है, ये वाटर है, और ये अगर ग्लास, तो इन एयर एयर वाटर ग्लास इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो एक फार्मूला निकल के आया था कल। क्या आया था, अगर ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मीडियम 3 है, N1 N2 N3, तो क्या निकल के आया था फार्मूला। तीनों हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हुए मैंने निकाला था तीनों को। तो कैसे हो गया था ये कि N21 इंटू N32 इंटू N13 इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला का निकल के सामने आया था हमारे। N21 N32 N13 इज इक्वल टू 1, तो इसको इस साइड ले आएंगे। 13 है, चूंकि 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन N31, तो N31 जो होगा, N31 इज इक्वल टू N21 इंटू N32। ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके आज आपको कुछ न्यूमेरिकल बताया जाएगा। और फिर ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया। और आपको कल बताया गया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल शिफ्ट और या डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या आया था, D इज इक्वल टू T साइन I माइनस R अपॉन कॉस था यहाँ पे, कॉस R। ये फार्मूला निकल के आया था। इसको हमने क्या बताया था कि अगर एंगल बहुत छोटे हों और ये प्लेट की जो थिकनेस है अगर वो बहुत कम हो, तो साइन I माइनस आर साइन I माइनस आर हो जाएगा, वो कॉस R की वैल्यू 1 हो जाएगी। कल के लेक्चर में ये बताया गया था। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं T I माइनस आर। ठीक, एंगल, क्योंकि एंगल को मैंने बहुत छोटा मान लिया है, प्लेट की थिकनेस बहुत कम है, तो एंगल भी छोटे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू टी आई माइनस आर। अब हम यहाँ से I को बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा, T इंटू आई 1 माइनस आर अपॉन आई। ये हो गया। अब क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ से पता ही है कि साइन I अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन होता है। ठीक, एन या N21, क्योंकि हम एक ही मीडियम है तो N21 रिस्पेक्ट में वो एयर के है, एन ही लिखते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि एंगल हमने कहा कि बहुत छोटा है, तो साइन I माइनस आर हो जा रहा है। तो यहाँ पे साइन I की जगह में I हो जाएगा, साइन R की जगह में R हो जाएगा। तो I अपॉन R इज इक्वल टू एन। तो R की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है R की जगह में I अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू I अपॉन एन। तो यहाँ R की जगह में I अपॉन एन लिख देंगे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एन बचेगा। तो क्या हो जाएगा, टी आई 1 माइनस 1 अपॉन एन, या तो टी आई एन माइनस 1 अपॉन एन। ये एक और फार्मूला है। ये फार्मूला मतलब जैसे आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी प्लेट की थिकनेस पता हो जाएगी, और उस प्लेट का वो जो मीडियम है प्लेट का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये पता चल जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब कल और क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि जैसे जो इमेज है, जैसे कोई पानी, ये पानी है, इसके अंदर कोई वस्तु रखी है। ठीक, तो हम यहाँ से देखते हैं जो पानी के ऊपर से, तो वो जो जो एक्चुअल में जो वस्तु जहाँ रखी होती है, वहां वो वस्तु ने दिखा के उससे थोड़ा सा ऊपर दिखती है यहाँ पे। तो ये जो इसकी हाइट होती थी, क्या आया था, डी जो है, जो डी एपरेंट होता है
वो डी एक्चुअल के अपॉन डी एक्चुअल अपॉन एन या n2 या जो भी n, तो ये होता मतलब कि अगर एयर से किसी मीडियम में कोई भी अगर कोई वस्तु रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको देखते हैं तो जो डी अपरेंट होता है मतलब जो हमें दिखाई देगा, जो अपीयर होगा, वो जो डी एक्चुअल है अपॉन n2 इसके बराबर होगा। इसका जैसे इसका यूज करके हम देखते हैं, जैसे कि हम कोई भी हाइट देखेंगे, कुएं का पानी देखेंगे तो हम उससे इसकी हाइट निकालते, जैसे पानी का हमें पता है तो पानी में तो वही होगा लगभग n2 इसकी 11 होती है, तो पानी में तो नहीं तो, लेकिन अगर दूसरे मीडियम है जैसे कि कांच हो गया या और कोई भी मीडियम हो सकते हैं, उनमें ये फार्मूला लेगा। अब इसके लिए अगर हम उल्टा करेंगे, जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम पानी के अंदर हैं, ठीक, ये वाटर है, अगर हम इसके अंदर से यहाँ पे रखी कोई वस्तु देखते हैं हवा में, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा अगर हम देखें, पानी से हम हवा में कोई रखी वस्तु को देखेंगे तो होगा तो जैसे उसमें हुआ था, यहां से जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहां हम आंख लगा के देख रहे हैं, ठीक, हम पानी के अंदर बना रहे हैं। चलिए हम दूसरे स्केच का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये आंख है, यहां से अगर हम इसको, ये रे आएगी, ये नॉर्मल खींच दे रहे हैं, क्या होगा, तो यहां से जब रे आएगी तो ये इसके तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ऐसे दिख नहीं रहा होगा इससे, चलिए इससे बनाते हैं, तो मतलब ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ जाएगी, तो ये मुड़ जाएगी तो हमें जो वर्चुअली जो इमेज हमें दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट इमेज हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो इसका ठीक उल्टा होता है, जैसे हम पानी में देखेंगे तो पानी में थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि हम पानी से अगर देंगे तो थोड़ा सा दूर दिखाई देगा हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डी एक्चुअल की जगह में डी अपरेंट करेंगे, क्योंकि मीडियम उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पे कर देंगे इस केस के लिए यहाँ पे डी अपरेंट कर देंगे, यहाँ पे जहां डी अपरेंट है ये डी एक्चुअल कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, जो डी अपरेंट होगा इस केस में n21 इंटू डी एक्चुअल, मतलब इस केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। उस केस के लिए जैसे हम हवा से देख रहे हैं, अब हम हवा से न देख के पानी से देख रहे हैं कोई चीज, तो ठीक है, ये म्यूचुअल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब उल्टा एकदम, जैसे उसमें इमेज थोड़ा सा ऊपर दिखती थी, इसमें थोड़ा सा दूर भाग जाएगी, ठीक, ये हो गया। चलिए अब हम दूसरी चीजें बताते हैं अब आपको, ये हो गया। अब हम एक कंडीशन आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई लिखते हैं हम, ठीक, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हैविंग डिफरेंट थिकनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसको फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरी टोटल हाइट, इसका जो विड्थ है टोटल टी है। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट जो मटेरियल इसमें डाल देते हैं, और अलग अलग लेयर, जैसे ये इसका T1, T2, T3, T4, T5, मतलब ऐसे छोटे छोटे लेयर बना देते हैं, ऐसे ऐसे पतली पतली परत में, जैसे आप लोग ब्रेड खाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर परत बना के ऐसे खाते हैं, जो तो ऐसे ही हम इसको देखिए ब्रेड की तरह इसमें एक ऊपर रख दिए हैं। तो अलग अलग ये डिफरेंट मीडियम है, मान लीजिए जैसे कोई एयर है, वाटर है, केरोसिन, मतलब डिफरेंट मीडियम है। हम नाम नहीं लिखना चाहते हैं, इसमें नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझा रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या पढ़ा था, जो अगर मान लेते हैं इसकी हाइट टी है, ठीक, तो अगर यहाँ पे कोई मीडियम ना हो तो क्या जो डी अपरेंट होगा, डी अपरेंट क्या हो जाएगा, ये n1 है, ये n2 है,
N3 है, N4 है, N5। ठीक, तो हम पूरा एक, अगर हम पूरे को मान के चलते हैं T, तो D अपरेंट क्या हो जाएगा, D एक्चुअल अपॉन N। N जो है इन सबको सम कर, मतलब इन सबका इक्विवेलेंट सम है, N इक्विवेलेंट यहाँ लिखते हैं। तो D एक्चुअल क्या है, T है, और D अपरेंट हमको निकालना है अलग अलग मीडियम के लिए। तो N इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, D एक्चुअल अपॉन D अपरेंट। चलिए इसको निकालते हैं हम, कहाँ लिखें, यही लिख देते हैं। ठीक, तो D एक्चुअल तो हमें पता है T है, जो D अपरेंट निकालना है, तो D अपरेंट हम अलग अलग मीडियम के लिए निकाल रहे हैं, जैसे इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए, और सबको सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एक लाइन में है सब। तो D अपरेंट क्या हो जाएगा, ये T1 है, तो T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3, ऐसा करके प्लस T, क्योंकि ये मानते हैं तीन ही परत हैं, चलिए और लिख देते हैं। T3 है, T4 N4 प्लस T5 अपॉन N5, ये D अपरेंट ये है। तो ये D अपरेंट की वैल्यू यहीं रख देंगे, क्योंकि D एक्चुअल हमें पता है, तो ये N इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम आते हैं इधर, N इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, D एक्चुअल है T अपॉन T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3 प्लस T4 अपॉन N4 प्लस T5 अपॉन N5। ये हो गया N इक्विवेलेंट, ये हो गया। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मतलब ऐसे फॉर्मूले से इसको देख के आराम से समझ आएगा। क्वेश्चन इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको हमेशा आप लोग देखते रहिए, और इसको यूज भी करना है आगे चल के। ठीक, ये हो गया। ये तो हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम अगर हैं और अलग अलग उनकी थिकनेस है, और अगर हमें पूछ लिया कि ये बताइए पूरा एन इक्विवेलेंट क्या है, तो वो फार्मूला लगेगा। अब ये रिफ्लेक्शन तो हो गया पूरा कंप्लीट। TIR भी मैंने आपको पढ़ाया था, TIR भी पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था TIR। अब हम कुछ जो रिफ्लेक्शन है इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल तो आप पहले से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, ये पानी है, ठीक, तो क्या होता है जब हम यहाँ पे कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी, उसको अगर हम इसको पानी में आधा डुबो देते हैं, जैसे पानी में आधा डुबो देते हैं और आधा बाहर रखते हैं, तो क्या होता है, वो वस्तु हमें थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती है, जैसे लगता है ये टूट गई। जैसे यहाँ से ये हम इसको ऐसे रखेंगे पानी में, तो ये ऐसे मुड़ी हुई थोड़ा सा दिखाई देगी। देखिए कैसे दिखाई देती है। ये पानी से जो है, यहाँ से कोई इमेज, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से अगर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ये जो रे आएगी यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा, पानी से इधर जा रही है, तो ये जो नॉर्मल है इससे थोड़ा दूर हट जाएगी, ऐसे थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखेंगे पीछे से, तो ये ऐसे यहाँ रे यहाँ से हमें आती दिखेगी, तो पेंसिल हमारी थोड़ी सी तिरछी दिखेगी, या जो भी हो, वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बेंड होके दिखती है। हमें लगता है यहाँ से पेंसिल टूट गई है शायद, लेकिन वो टूटी नहीं रहती है, वो रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा दिखती है। कुछ और घटनाएं हैं, जैसे कि हम लोग रात को देखते हैं, जब आसमान साफ रहता है तो ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते, जैसे जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ऐसे होता है। तो ऐसे क्यों होता है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन की घटना के कारण होता है। कैसे होता है, देखिए, जैसे ये आसमान है मान लेते हैं, चलिए यहाँ से
और जो जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें ढेर सारी लेयर्स होती हैं। जब ढेर सारी लेयर्स होंगी और उनमें टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट टेम्परेचर का कारण क्या होता है कि वो जो उनका लेयर्स होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्या होगा, ऐसे जैसे यहाँ से कोई रे आ रही है उधर तारों से, अगर ये डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं ठंडा मौसम, फिर यहाँ गर्मी है, रेरर मीडियम, क्या होगा, यहाँ से जो रे आएगी वो नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगी, फिर मानते हैं इस रेरर से ये जो रेरर मीडियम फिर डेंसर आ गया, फिर ऐसे आई, ऐसे ऐसे करके दिखती है, तो हम इसके कारण हमें जो है तारे जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, ये हो गया, दो एग्जाम्पल हो गए, एक ये और एक ये तारों वाला। एक और मैं और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, जैसे क्या होता है, ये जैसे अर्थ हो गया, अर्थ है ये अर्थ हो गया, मानते हैं ये सन, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ मैन, तो क्या हो रहा है, देखिए क्योंकि अर्थ जो है वो अभी इसके सीधे में नहीं आया, अभी ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है, तो हमको दिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कारण हमें यहाँ दिखता है। देखिए कैसे बता रहे हैं, यहाँ से जो अर्थ से हम देखने के लिए यहाँ से जो रे चलेगी, ऐसे ऐसे रे आएगी, तो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स के कारण जो है ऐसे ऐसे होके यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ये खींचेंगे तो क्या होगा, इससे दूर भागती हुई वैसे इधर से डेंसर रेयर मीडियम, मतलब ऐसे डिफरेंट मीडियम के कारण जो है हमें जो है रे ऐसे मुड़ जाती है, मतलब हमें सूर्य तो यहाँ होता है लेकिन हमें दिखता यहाँ है, ये रीजन है, ये मतलब ये डिफ्रैक्शन के कारण हमें, डिफ्रैक्शन नहीं है, डिफ्रैक्शन मुंह से निकल जाता है कभी कभी, तो रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या होता है, सूर्य जो है अपने जो रियल में उसका पोजीशन होता है उस पोजीशन पे ना दिख के एक दूसरे पोजीशन, मतलब हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो हमें लगता है सूर्योदय हो चुका है, लेकिन वो नहीं, अभी सूर्य नीचे ही रहता है, लेकिन हमें दिखता यहाँ पे है। ठीक, ये हो गया। अब TIR मैंने आपको पढ़ाया है, तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ TIR क्या है। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब कोई रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। तो क्या होता है, जब रे आती है तो जो यहां से अगर कोई रे आएगी, अगर वो इंसिडेंट एंगल जो है आई, अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, मतलब अगर आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, सी क्रिटिकल एंगल का है, ये डिनोट करते हैं इसको। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में थीटा सी कैसे, वो रिलेशन कैसे आता है, उसको देख लीजिएगा, बस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा। मतलब जब आई ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो क्या होगा, जो रे होगी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इस साइड में ना जाके रेयर मीडियम में सीधे इससे इधर ही लौट आती है। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या क्या घटना होती है, जैसे इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं होता है, जो इंटेंसिटी यहाँ से चलती है हमें वही इंटेंसिटी मिलती है, मतलब तो पूरा रिफ्लेक्शन टोटल हो जाता है। ठीक, ये हो गया। और चीजें, मतलब कि इसका एक कंडीशन ही होता है, हमेशा जो रे होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो टोटल इंटरवल, ये नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। अब हम इस TIR पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक क्या होता है, माइलेज, जिसको मरीचिका कहते हैं। मरीचिका का मतलब क्या होता है, एक छलावा होता है, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे जब
डिजर्ट जो मीडियम, जैसे यहाँ रेगिस्तान होता है, वहां पे क्या होता है, जैसे हम रेगिस्तान में जो कोई पेड़ होता है, जैसे कोई भी वस्तु होती है, जैसे ये मान लेते हैं रेगिस्तान में कोई, रेगिस्तान का पेड़ ऐसे नहीं होगा, सूखा पेड़ मान लेते हैं, ये कोई पेड़ है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है, जैसे कोई पेड़ हो गया, तो जब जहाँ रेगिस्तान है वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, क्या होगा, जो सरफेस के पास वाला जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा ये ज्यादा हीट होगा, और ये जो ऊपर वाला होगा ये कम हीट होता है, मतलब ये थोड़ा ठंडा होता है। तो जो जो पास वाला अगर ज्यादा हीट हो जाएगा तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है, इसकी ज्यादा होती है क्योंकि ये डेंसर मीडियम का काम करता है। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखेंगे इस पेड़ को, क्या होता है, यहाँ से इस पेड़ को देखेंगे हम, तो रे चूंकि ऊपर से नीचे आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, यहाँ से जो रे आएगी, अगर हम इसे नॉर्मल खींचते जाएं जैसे, तो क्या होगा कि नॉर्मल से जो है दूर हटती जाती है, दूर हटती जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ मुड़ के इधर आ जाती है। तो हमें क्या होगा, हमें जब यहाँ पे हमारे आँख के पास रे पहुंचती है तो हमें लगता है कि जो पेड़ है ऐसे, मतलब इसकी इमेज यहाँ बनती है, जैसे कि पानी में इमेज बनती है, जैसे पानी हो तो अगर देखते हैं हम तो अंदर भी इमेज दिखाई देती है। तो ठीक हमें ऐसे इस पेड़ जो है ये, इसका उल्टा इमेज ऐसे यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो यही घटना रेगिस्तान में होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे जो मृग होते हैं, जैसे हिरण जो होते हैं वहां पे जो पाए जाते हैं, तो वो जब दूर से देखते हैं पेड़ को तो उनको लगता है जैसे नीचे पानी भरा हो, तो वो दौड़ के उसके पास पहुंचते हैं, फिर देखते हैं वहां पानी है नहीं, फिर कहीं दूर से देखेंगे फिर लगेगा पानी है, ऐसा करके वो भागते रहते हैं पूरे रेगिस्तान में। ये घटना होगी, ये इसको माइलेज कहते हैं या मरीचिका कहते हैं इसको। ठीक, ये हो गया माइलेज। अब इसका एक उल्टा जो होता है, ठीक इसका उल्टा, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें नीचे इमेज बनती है, अब एक होता है लूमिंग, उसको कहते हैं लूमिंग। लूमिंग में क्या होता है, जैसे ये ठीक उल्टा का मतलब कि जैसे हर एक कंडीशन पलट जाती है, ये गर्म प्रदेशों में होता है, वो ठंडे प्रदेशों में होता है। मतलब जैसे ठंडे प्रदेशों में जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, बर्फ से बहुत बर्फ, एकदम बर्फ सब कुछ ढका रहता है, वहां पे कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी वस्तु, जैसे नाव ही है मान लेते हैं, वहां पे क्या होता है, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो मतलब सरफेस के पास जो है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा, और ऊपर ऊपर के रिलेटिव में नीचे का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जब नीचे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये जो नीचे का मीडियम है ये आपका डेंसर मीडियम का काम करेगा, ऊपर के रिलेटिव में ये रेयर मीडियम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम, अब इस नाव को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो रे आएगी, यहाँ से ये धीरे धीरे मुड़ती हुई ऐसे मुड़ जाती है, हमें लगता है कि ये ऊपर से आती हुई दिखेगी हमें, मतलब ये यहाँ से जो रे आएगी, क्योंकि ये डेंसर है ये रेयर है, तो हम देखेंगे तो ऊपर मुड़ती हुई चली जाएगी। मतलब जब डेंसर से रेयर में जाती है क्या होता है, रे जो नॉर्मल होता है उससे दूर हटती है, इसमें भी यही होगा, दूर हटती जाएगी, और हमें बाद में क्या होगा, जब हमारी आंख के पास पहुंचेगी तो हमें लगेगा यहाँ ऊपर कोई, ऐसे ऊपर कोई इसका इमेज ऊपर दिखेगा, जैसे ऊपर कुछ चीज लटक रही है ऐसे। तो ये घटना है। ठीक, ये हो गया लूमिंग। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ और घटनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं बताने वाला हूं। ये तो नेचुरल में घटनाएं होती हैं, अब हम आर्टिफिशियल कुछ बता रहे हैं, जैसे डायमंड की लेते हैं। डायमंड, डायमंड कैसे होता है, डायमंड को ऐसे बनाया जाता है, उसको ऐसे तराशा जाता है कि जो उसका जो है उसमें क्रिटिकल एंगल जो है, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल जो है आईसी वो लगभग 24 डिग्री के बराबर, इसके बराबर होता है। ठीक, उसको ऐसे बनाते हैं कि ये, मतलब ये जो क्रिटिकल एंगल है ये मैक्सिमम होता है जो भी और मटेरियल होते हैं उनमें, तो इतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल होता है कि क्या होता है उसमें, जैसे ये डायमंड है, अब संरचना कुछ भी बना सकते हैं डायमंड की, ऐसे मान लें ये डायमंड हो गया। डायमंड जो होता है उसमें जो लाइट इंसिडेंट करती है,
तो इसमें अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है, क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट के, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब हमेशा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल के से ज़्यादा होना चाहिए, आई ग्रेटर देन आई सी, तभी होगा। तो इतना ज़्यादा होता है कि इससे तो हमेशा ज़्यादा जो रे होगी वो हमेशा अंदर घूमती रहती, इधर से आएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, मतलब काफ़ी देर तक अंदर इधर से उधर टकराने के बाद फिर जाके वो कहीं से भी बाहर यहाँ से बाहर निकल गई जैसे। तो क्या होगा, जिसके कारण ये इधर उधर टकराती हैं इसके सरफेस में, तो हमें डायमंड चमकता हुआ दिखता है। तो इसीलिए ये डायमंड जो है चमकता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। एक और एग्जांपल है, जैसे कोई, ये हो गया कोई बीकर है, पानी भरा है इसमें, तो जैसे पानी में कभी कभी बुलबुले आ जाते हैं हवा के, ये ऐसे बुलबुला आ गया, तो हम क्या देखते हैं, जैसे वो जो बुलबुला बनता है ना वो चांदी की तरह चमकता है। वो चमकता क्यों हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्या होता है, यहाँ पे जो रे आती है, यहाँ से जो अंदर रे आई, वो क्या होता है, इसके अंदर से न जाके, क्योंकि ये अंदर हवा है, इसके अंदर हवा है और ये बाहर पानी है, ये डेंसर मीडियम है, अंदर रेयर मीडियम है, ये जो एंगल इंसिडेंट होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसके अंदर से न जाके बाहर से निकल गया, तो ये हमें चमकता हुआ दिखता है, जैसे कि चांदी चमकती हो ऐसे। ऐसे कभी कभी देखते हैं बीकर, जो बीकर लेते हैं अगर उसमें रॉड डालते हैं, कोई शीशे की रॉड डालते हैं, तो वो भी चमकती हुई दिखती है, वो इसी घटना कारण होता है। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चलिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, मतलब दिया है NWA, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, NWA की वैल्यू दी है 1.33। ठीक, अब क्या दिया है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर NGW, ये दिया है 1.5। तो क्या निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, हमें निकालना है NGW, ये निकालना है, ये एयर है, ये निकालना है। तो क्या होगा, फार्मूला को हम बता चुके हैं, मल्टीपल मीडियम के जब रिफ्रैक्शन होता है, फार्मूला क्या बताया था आपको कि N21 इंटू N32 इंटू N13 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो 2 है वो मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 आपका है वाटर, मीडियम 3 है आपका ग्लास। तो हमें क्या निकालना है, NGW, G का मतलब क्या हो गया 3, W क्या है 2, N32 की वैल्यू निकालनी है, N32 निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको, N13 होता है 1/N13 क्या आएगा N31, तो इसको हम N31 ये लिख सकते हैं अपॉन N21। यहाँ हम आपको लिख देते हैं, जो 1 क्या है, 1 है एयर, 2 क्या है, 2 है आपका वाटर, 3 क्या है, 3 है ग्लास, ये है। तो आपको N32 की वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है। तो आपको N31 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है, ये है
ये 3 1 है, N31 ये पता है 1.5, ठीक। और N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये 2 है, ये 1 है, मीडियम है। यहाँ मैंने आपको डिनोट कर दिया है एयर, वाटर, ग्लास, ये दोनों चीजें आपको पता है, N31 और N21। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। N31 क्या है 1.5 अपॉन N21 क्या है 1.33, इसको डिवाइड कर लेंगे क्या हो जाएगा 1.5 डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1.13। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब लगभग में 1.13 हो गया, ये हो गया, ये आंसर आ गया। इसको मैंने आपको फार्मूले को इसीलिए पहले से बताया था कि इसको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे इसको समझेंगे आप तो सवाल भी आएंगे। अब हम दूसरा सवाल बताते हैं आपको। ये हो गया, इसको आप एक बार देख लीजिए, लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, गिवन हम पहले लिखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज गिवन? गिवन में क्या है, लाइट की जो है एक रे, इसमें कह रहा है द रे ऑफ द लाइट विच ट्रेवल्स इन द ग्लास, जो ग्लास में ट्रेवल करती है, जो रे ऑफ लाइट है ग्लास में ट्रेवल करती है। एंड इसमें क्या दिया है कि ग्लास में ट्रेवल करती है, उसमें क्या कह रहा है कि आईसी दिया है, मतलब क्रिटिकल एंगल दिया है उसमें आईसी पे, जो है जैसे यहाँ से है क्वेश्चन, हम इसको समझा रहे हैं इससे। ये ग्लास है, ये ग्लास है, जो लाइट की रे है वो ग्लास से ऐसे ट्रेवल करती है, यहाँ से आती है ऐसे ट्रेवल करती है। तो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आईसी है। आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल है, आईसी है ये। इफ द दिया है कि ए डब्ल्यू मतलब एन जो है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है NWA इज इक्वल टू 4/3। और अगर कह रहे हैं कि इसमें अगर वाटर की एक पतली लेयर इसके ऊपर बिछा देते हैं, मतलब पानी ऊपर इसकी डाल देते हैं, ये ग्लास है इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तब क्या कहेंगे कि तब इसमें क्या होगा कि अब जो यहाँ से एंगल, अब जो रे बाहर निकलेगी वो किस एंगल पे बाहर निकलेगी, ये हमें बताना है। चलिए इसको एक बार फिर से इसको इमेज बनाते हैं। NGA ये क्या है 3/2, ये दोनों गिवन है। अब हमें यहाँ फिगर बनाते हैं एक, ये है आपका ग्लास। जो चीजें आपको न समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, तो हम कमेंट पढ़ के उसको बाद में अगले लेक्चर में समझा देंगे, ठीक। चलिए, ये है ग्लास, ये नॉर्मल है, यहाँ से रे आ रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आईसी है, मतलब क्रिटिकल एंगल पे वो रे आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो अब आगे जो है यहाँ पे ये है आपका पानी, वाटर है, ये वाटर की एक लेयर है, इसको मान लेते हैं ये ग्लास है, ये वाटर है, ये ग्लास है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। अब यहाँ पे हम पहले जब आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, आईसी है, तो आप जल्दी से जो हमें आप जो बताया था मैंने, क्या पहले स्नेल्स लॉ लगाइए पहले, सबसे पहले। तो क्या होगा, ये NGA दिया है हमें, मतलब इसको मान लेते हैं N2 या NG जो भी है, N21 है, तो क्या हो जाएगा NGA साइन IC इज इक्वल टू, ये क्या है NWG साइन R,
मतलब यहाँ देखिए एन जी ए है, थोड़ा आपको समझ में या शायद ना आए जी, पहले मैं 1 2 3 ऐसे लिखता था, अब जी ए, तो जैसे कि अब 1 2 की जगह में हम जैसे मीडियम अगर आपको दे दिया गया है, पहले 1 2 इसलिए लिखता था क्योंकि मीडियम को कोई गिवन नहीं था, वो मैं एग्जाम्पल के लिए लिखा था। अब आपको मीडियम दिया गया है तो वाटर दिया गया है तो डब्ल्यू लिख देते हैं, एयर के लिए ए है, ग्लास के लिए जी है, ये हो गया। ठीक, ये रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मिटाने दीजिए। अब क्या कह रहा है कि जो रे अब बाहर से निकल रही है, पानी से बाहर अब निकल रही है, वो किस एंगल पे बाहर निकलेगी। अब पहले हम ये मानते हैं, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या मानते हैं, पहले पहले तो कंडीशन ये दी गई थी कि पहले यहाँ पे वाटर नहीं था। अगर वाटर नहीं था तब हम क्या मानते हैं, जो साइन आईसी होता है, साइन आईसी क्या होता था, 1/n/G/A। साइन आईसी ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/n/Ga। तो पहले अभी हमें साइन आईसी की वैल्यू पता नहीं थी, तो हमें Nga की वैल्यू पता है, तो ये Ga की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/3/2, क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, ये हो गया साइन आईसी की वैल्यू, ये आ गई 2/3। थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है, लेकिन ये इसको अगर आप समझ लेंगे तो मतलब 3 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक तो ये स्नेल्स लॉ है वो, एक क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो, और एक रिफ्रैक्शन का जो ये तो है ही, कैसे रे कहाँ से ट्रेवल कर रही है, ये हो गया। साइन आईसी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस को हम कुछ नाम देते हैं, जैसे ए बी। अगर हम अब सरफेस ए बी को देखें, चूंकि हमें एंगल पता चल गया, आईसी क्या है, आईसी 2/3 साइन आईसी की वैल्यू। अब हम इस सरफेस पे क्या है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इस सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पे देखिए ध्यान से, साइन आईसी अपॉन, इसको मान लेते हैं यहां से जो रे जा रही है, मान लेते हैं ये है आपका आर। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, इसको मान लेते हैं आर। तो क्या हो जाएगा, साइन आईसी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, क्या होता था, ये जो दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या हो जाएगा, तो दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 होता था ना, कि साइन, हमने आपको बताया है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, N2/N1, ये होता है ना। तो यही चीज में लगा देना है। N2 क्या है, N2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या है N2, NWA वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये 4/3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NGA 3/2, ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 3 × 3 9, 8/9, ये हो गया। अब हमें चूंकि साइन आईसी पता है, अब साइन आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, अब आर की वैल्यू आ जाएगी, हम साइन आर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं साइन आर जो होगा, साइन आर निकालने के लिए यहाँ एक बार हाँ ठीक है, साइन आर निकालने के लिए ये एक बार आपको एक स्टेप और बता देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से लिखते हैं, साइन आईसी अपॉन साइन आर। अब साइन आर निकल जाएगा, साइन आईसी की वैल्यू पता है, साइन आईसी यहाँ से क्या निकला है 2/3, यहाँ पे 2/3 रख देंगे,
इसको मिटा के डायरेक्ट 2/3 ही यहाँ पे लिखते हैं, जो कि नॉन है, यहाँ से हमने निकाला है 2/3, तो 2/3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से ये 9 कैंसिल, 3 × 3 9, 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे साइन आर हो जाएगा, वो जो 3/4, यहाँ पे आर को इधर कर देंगे 3 4, साइन आर क्या हो जाएगा = 3/4, ये हो गया। अब हमें आर मिल गया, ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल भी पता चल गया, ये एंगल भी पता चल गया। अब क्या निकालना है, साइन आर भी पता चल गया। अब चूंकि साइन आर क्या आ रहा है 3/4 है, ठीक, साइन आई साइन आर, ये इसके लिए साइन आर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल, ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना है ये एंगल क्या होगा। इसको दूसरे स्केच से बनाते हैं, ब्लैक वाला कहाँ है, जो हमें निकालना है उसको ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, ये एंगल हमें निकालना है इसको, ये एंगल क्या होगा, ये आर है तो ये भी आर ही होगा, हमें पता है, ये आर है तो ये आर होगा। अब इस आर, ये आर पता है हमें, और साइन आर की वैल्यू भी पता है हमें, तो ये एंगल हम मान लेते हैं, आई तो कहीं नहीं माना है तो इसको आई मान लेते हैं। तो हमें अब साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फाइनल, इसको प्रूफ मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सोच रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, वहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको तो पहले ही देख लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब हमें मिल गया, साइन आर की वैल्यू पता चल गई। पहले हमने आईसी की वैल्यू निकाला क्रिटिकल एंगल से, पहले हम माना कि ये सरफेस है ही नहीं, क्योंकि सरफेस को बाद में रखा गया है वाटर की सरफेस। केवल अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल से वाले फार्मूले से साइन आईसी = 1/n या 1/n/1, तो उससे उसको रख के हमने पहले ये निकाल लिया था आईसी की वैल्यू। उसके बाद आईसी की सहायता से आई की वैल्यू आ गई, क्योंकि स्नेल्स के नियम से हम उसको बना दिए हैं। अब फिर से स्नेल का नियम लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू, अगर ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, अगर ये इसको कोई एक रेखा काटती है ऐसे, ये और ये एंगल बराबर होते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ऐसे इसको काट रही है रेखा, ये एंगल आर जो है, इस एंगल, ये भी एंगल इसके बराबर है, जिसको हम इसको भी आर मान रहे हैं। अब हमारे लिए अब जो रे जा रही है, यहाँ से कहाँ जा रही है, अब वाटर से जा रही है, फिर से एयर में जा रही है। ठीक, वाटर से एयर में आ रही है, फिर से हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन जहां आई है वहां हम आर लिखते हैं, क्योंकि इसको हम आर माने तो ये भी आर है, अलग से मानने की जरूरत नहीं है, ये हमें निकल गया। अब जिसको निकालना है इसको मान लेते हैं आई। अब साइन आई, ठीक, ये साइन आई हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या निकालना है यहाँ पे, साइन आर अपॉन साइन आई = n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होता है, इसको 1 लिखते हैं, अपॉन n1 मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, 4/3, ठीक, ये हो गया 1/4/3। इसको लिख देते हैं 3/3, ऊपर आ जाता है 3/4, ठीक। वहां से साइन आर की वैल्यू हमें पता है, वो उसको यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा, साइन आर जो है यहाँ रखते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा सा बना के फाइनल कर देते हैं। साइन आर की वैल्यू डायरेक्ट हम इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, साइन आई को इधर ले आते हैं, 3/4 को इधर ले आते हैं, ठीक। साइन आर साइन आई है 4/3, ये 4/3 है ये, ठीक। इसको इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, अब साइन आई की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें एंगल चाहिए आई, साइन आई निकालना है, तो साइन आई जो हो जाएगा, हमें साइन आर की वैल्यू पता है और इधर की वैल्यू इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू, ये क्या है 4/3 है, 4/3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनल हमारा आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या आया, इन सबको मिटा देते हैं।
इन सब की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। फाइनल आंसर क्या है हमारा, साइन आई इज इक्वल टू, अगर आप लेक्चर को शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया हूँ, वहां से शुरू है फिर यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरे लिए छोटा पड़ जा रहा है। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए, ब्लैक बोर्ड मेरे लिए छोटा पड़ जा रहा है, इसीलिए आप एक एक स्टेप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अब साइन आई, ये देखिए यहाँ पे ये सब कट गया तो 1 बचा, साइन आई 1, इसका मतलब आई जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसके, ये जो यहाँ से रे आ रही है ये इसके सरफेस से 90 डिग्री से होके निकल जाएगी। ठीक, मतलब कि एयर का जो ये जो यहाँ पे जो एयर है इसके सतह से, मतलब यहाँ से जो हम इसको रे माने हैं, इसको यहाँ से ना निकल के ऐसे निकल जाएगी रे, यहाँ से रे आएगी ऐसे निकल जाएगी। इस एयर जो इसका लेयर है, एयर और वाटर का, इस लेयर के ऐसे सीधे छूती हुई निकल जाएगी। ठीक, बस यही इसमें पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन आप और आपको बताते हैं। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया गया। क्योंकि मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर बताया नहीं है तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ये भी TIR पे बेस्ड होता है, जैसे कि कोई एक फाइबर की तरह होता है, नली की तरह, कांच की। क्या होता है इसमें, एक लेयर बाहर से ऐसे होता है दोनों साइड में, इसको ऐसे बनाया जाता है कि जो इसका इंटरनल जो मटेरियल है, जैसे जो ये वाला पार्ट हो गया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, और ये एक लेयर है पतली सी, जो इसको मान लेते हैं अगर N1, इसको मान लेते हैं N2, इस पतली लेयर इसको N2 मान लेते हैं। जो N1 है वो N2 से बड़ा होता है। बड़ा होता है तो क्या होगा, बड़ा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्या कि जो ये जब अगर ये N1 बड़ा हो जाएगा N2 से, इसका मतलब कि जो N1 है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा N2 के रिस्पेक्ट में। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रह जाती है तो क्या होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा तो TIR हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें इसी का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ से कोई रे आई, इंसिडेंट हुई, अगर ये जो रे है ये आई है, अगर आई ग्रेटर देन IC हो जाएगा, क्या होगा, तो ये रे बाहर नहीं जाएगी, इसके यहाँ से अंदर से नहीं जाएगी, ये ऐसे इधर टकरा के इधर आ जाएगी। फिर ऐसे ये फिर इसको ऐसे बनाया जाता है कि जो जितनी बार भी इसमें रिफ्लेक्शन हो, वो जो एंगल आई होगा वो हर बार IC के बड़ा होगा। ऐसे ऐसे करके इसमें ऐसे निकल जाती है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ से जो हम इसमें क्या होगा, यहाँ से जो भी हम कोई सिग्नल भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, रे भेजते हैं, टेलीग्राफ में भी इसका यूज होता है, जैसे टेलीफोन करते हैं, कुछ भी टेलीफोन में तो जैसे तार यूज होता था। तो इसमें आजकल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इसके थ्रू ही दी जा रही है आजकल, और इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको कहते हैं। यहाँ से जो रे आ रही है या जो भी सिग्नल आ रहा है उसकी बिना इंटेंसिटी लॉस हुए, मतलब बहुत कम लॉस तो होगी, इसका मतलब ये नहीं 100% इंटेंसिटी जाए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल काफी लॉन्ग वायर होते हैं, जैसे बहुत लंबे केबल हो गए, तो जैसे 100% यहाँ से इंटेंसिटी है, तो अगर 1 किलोमीटर बिछा देना है तो मान लीजिए कि 4 से 5%, मतलब 95% इंटेंसिटी उसकी उसी इंटेंसिटी पे ये पहुंचता है। ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रे को एक दूसरी जगह भेजने पे, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी में, और डायग्नोस्टिक में भी इसका यूज होता है। जैसे कि अंदर कोई शरीर के अंदर कोई चीज़ देखना है, पथरी उथरी क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ मुंह से अंदर घुसेड़ के यहाँ से लाइट डालते हैं और अंदर उसके फाइबर अंदर पहुंच जाता है, पतला सा होता है, तो अंदर देख के पता चल जाता है क्या कहाँ क्या गड़बड़ी है। और तो मुझे नहीं पता है उसके बारे में, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में क्या है बताया गया है कि जैसे हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं, पहले ऑप्टिकल फाइबर ये है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक,
ये हो गया, यहाँ पे कोई रे आ रही है, ये रे आ रही है, थीटा डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से अब ये फिर यहाँ से इधर चल रही है आगे, ये है आपका एंगल आर है, एंगल आपको माना गया है आई। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में फिर से, ये तो हो गया फिगर। क्या दिया है इसमें कि जो ऑप्टिकल फाइबर का एक स्मॉल पोर्शन दिखाया गया है, इसमें स्मॉल पोर्शन इज सीन इन दिस ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें क्या दिया है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अंदर वाला ये जो पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये बाहर वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक, अब कह रहे हैं एंगल का वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है थीटा की, जिसके लिए मतलब कि मैक्सिमम एंगल निकालनी है थीटा की, जिसके लिए टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कि बाहर ना निकले तंतु से, ऑप्टिकल फाइबर से ये बाहर ना निकले, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए और आगे बढ़ती रहे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें पता है, अभी हमने आपको बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या है कंडीशन, कि जो एंगल ये जो एंगल आई है, या तो ये इसको मान लेते हैं, यही आई, ये भी है, थोड़ा सा स्पष्ट बना दीजिए मुझे, इस स्केच का यूज करते हैं। ये तो आपका आर हो गया, ये एंगल जो है ये है आई। आई का मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, हम इसको आई मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ से हम इसको आई मान लेते हैं। ठीक, ये जो एंगल आई है, क्योंकि जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है यहीं से तो पता चलता है कि ये जो एंगल ये आई है ये आई सी से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये इधर आएगा। यही यहाँ पे देखिए, इस अभी इस कंडीशन को मत देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर इसके क्या हो रहा है। ठीक, तो इस पे हम कंडीशन लगाते हैं पहले। चलिए, तो जो आई है, एंगल आई है, वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल आई सी के, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा या उसके बराबर, ऐसे मान लेते हैं, इसको बड़ा है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो एंगल आई है इसको हम थोड़ा सा इसका बड़ा रूप यहाँ नीचे बनाते हैं समझाने के लिए। वहां पे क्या कंडीशन है, वहां पे कंडीशन ऐसी है कि ये रे है ऐसी, ये 90 डिग्री, ये आई है आपका, ये आर, इसको इधर बना रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो आई है वो इसको हम 90 माइनस आर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आई प्लस आर प्लस ये पाई बाई टू ही है, पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई, तो आई प्लस आर क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई टू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस आर। यही चीज को हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको समझाने के लिए आपको बता दिया, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। चलिए, ये आई, अब आई की जगह हम क्या लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस आर, पाई बाई टू माइनस आर, ये भी ग्रेटर इक्वल आई सी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड में साइन ले लेते हैं, साइन लगा देंगे, यहाँ साइन यहाँ साइन, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन पाई बाई टू माइनस आर ग्रेटर इक्वल साइन आई सी, ये हो गया। अब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो सबको पता होगा, क्या हो जाएगा ये, कॉस आर ग्रेटर और इक्वल साइन आई सी, ये हो गया। अब क्योंकि हम कॉस आर को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस आर को कुछ, क्योंकि क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो सबको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो थोड़ा हम जल्दी बताते हैं आपको। तो क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही इसी को यहाँ लिख देते हैं, कॉस एक्स की जगह में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज ग्रेटर इक्वल साइन आई सी। ठीक, ये हो गया, इसको मिटा दें यहाँ पे। अगर चीजों को
ठीक से समझा के बताएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा अब इस पार्ट का यूज होगा। अब यहाँ पे आएंगे हम, क्योंकि देखिए ये अंदर तो कांच है, तो बाहर से हवा से ये कांच में आ रही है लाइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा वो लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, कि साइन थीटा अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, n/n1 अपॉन 1। क्योंकि हवा का 1 है, इसका n1 पता है, क्या हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू हमें चाहिए वहां से। देखिए यहाँ पे हमें रखना है साइन आर, तो साइन आर जो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन n1, ये लिख दें। ठीक, ये लिख देते हैं हम, ये यहाँ पे लिखना है हमें, क्या हो जाएगा, इसको हम इधर आगे बढ़ाते हैं, इस थोड़ा स्केच बदल दे रहे हैं, समझ में आए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर, ये ग्रेटर और इक्वल साइन आईसी है। अब साइन आईसी की वैल्यू भी हमें पता है, साइन आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब साइन आईसी की वैल्यू भी रख देते हैं, या पहले उसको स्क्वायर को दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, पहले साइन आईसी की वैल्यू रख देंगे। साइन आईसी क्या होता है, यहाँ देखिए साइन आईसी क्या होगा, साइन आईसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन n2 मतलब n2 अपॉन n1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n12, इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक, ये साइन आईसी है, साइन आईसी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा जल्दी में, क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं पहले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल साइन स्क्वायर आईसी। साइन आईसी की वैल्यू पता है हमें n2 अपॉन n1, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, और यहाँ यही लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये 1 को या तो साइन को इधर ले आए या 1 को इधर उधर कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ, जैसे साइन एक तरफ हो जाए और 1 और ये एक तरफ हो जाए, क्या हो जाएगा 1 माइनस, नीचे वाला मिटा देते हैं हम स्टेप क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, ये हो जाएगा 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर। ये हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर। ये n1 स्क्वायर से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमें एक कंडीशन मिल गई साइन थीटा के लिए। वही हमें थीटा के लिए कंडीशन चाहिए थी कि वो थीटा के लिए क्या कंडीशन होगी, जिसके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर है ये इसके बाहर निकले, जो हमें n1 और n2 से हमें सेटिस्फाई करा के ये पता चल जाए कि थीटा क्या होना चाहिए, जिसके लिए ये जो रे आ रही है ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर के बाहर निकले। ठीक, अब हम यहाँ से डायरेक्ट हमें पता चल गया कि n2 स्क्वायर माइनस क्या है n1 है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल साइन थीटा, यही है, ये कंडीशन है, ये आंसर है आपका। ठीक है, टाइम तो समाप्त हो गया, तो चलिए अब क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे आपको अब आगे का लेक्चर आगे देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। ठीक है, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सहयोग करते रहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब और बढ़ाइए, जिसके हमारा चैनल थोड़ा और सब लोगों की तरफ पहुँचे, सब लोग देखें और देखें कैसे यहाँ पे लेक्चर चल रहे हैं। अगर अच्छे लगे तो ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं, चलते हैं। धन्यवाद, चलिए ठीक है।